नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे मैथमेटिक्स फर्स्ट की जो सेकंड एक्सरसाइज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसे कहते हैं प्रतिलोम वर्तीय फलन, प्रतिलोम वर्तीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये सेकंड एक्सरसाइज है हमारी मैथ फर्स्ट की। इसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है ये साफ लिखा हुआ है, ये किसके बारे में, ये इनवर्स के बारे में, किसके, ट्रिग्नोमेट्री के इनवर्स के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, ये जो सब चीज़ें हुआ करती थी उसे हम कहते थे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, क्योंकि आप 9th-10th में ये शुरुआत कर देते हैं पढ़ने की ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ाने से पहले ज़रूरी है कि मैं आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री समझाऊँ। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी त्रिकोणमिति पढ़ाऊँ, या बेसिक चीज़ें जो है वो आपको एक बार रिकॉल करा दूँ, याद करवा दूँ कि भैया आपने क्या क्या पढ़ा था, ताकि हम आगे जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर सकें। तो पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा। आपको ये नहीं करवा रहा हूँ कि 9th में, 10th में, 11th में आपने जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, जो त्रिकोणमिति पढ़ी है, वो मैं नहीं करवा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ कि आपने क्या पढ़ा है, बस एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ, ताकि मैं आपको आगे जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो शुरुआत होती है वो होती है एक त्रिभुज से, एक ट्राइंगल से स्टार्ट होता है। ट्राइंगल भी कौन सा, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसमें जो 3 एंगल होते हैं उन एंगल में से एक एंगल, एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, जिसे कहते हैं समकोण त्रिभुज, और इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। जो 3 कोण होते हैं, क्योंकि अगर आप ट्राइंगल लेंगे तो ट्राइंगल में 3 भुजाएं होंगी, 3 साइड्स होंगी, और 3 साइड्स होंगी, 3 भुजाएं होंगी, तो 3 कोण भी होंगे, 3 एंगल्स भी होंगे। तो उसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ डायग्राम, समकोण त्रिभुज का जो डायग्राम होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल का डायग्राम होता है वो कुछ ऐसा होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री होता है, तो इस त्रिभुज का जो हम एक नाम डाल लेते हैं, नाम रख लेते हैं P, Q और R। ये जो 3 कोने हैं जिन्हें वर्टेक्स कहा जाता है, शीर्ष कहा जाता है, इन शीर्ष के हमने नाम रख लिए, P नाम रख लिया, Q नाम रख लिया, R रख लिया। तो ये ट्राइंगल जो है इस तरीके से आप लिखा जाएगा, ट्राइंगल, इसका नाम क्या है, PQR। ये ट्राइंगल हो गया PQR। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में एक कोण 90 डिग्री का है, एक 90 डिग्री का होने की वजह से इसको हमने कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, जिसे हिंदी में समकोण कहते हैं, समकोण या राइट एंगल 90 डिग्री को कहा जाता है। 90 डिग्री का एक नया नाम है, 90 डिग्री का एक नाम है राइट एंगल या फिर समकोण। अब जब आप किसी भी समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल में होते हैं तो इसकी जो तीनों साइड्स है, मतलब एक ये PQ मतलब भुजाएं, PQ, QR और PR, इन तीनों के नाम होते हैं, तीनों के पास अपने नाम होते हैं, तीनों के पास अपने अपने नाम होते हैं। जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी बेटा, जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी जो साइड है, ये दिख रहा है, ये आप तिरछी भी कह सकते हैं, जो तिरछी हो, इंक्लाइंड हो, झुकी हुई हो, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हिंदी में हम कहते हैं कर्ण, कर्ण, और इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। तो इसे कर्ण या हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ का जो एंगल है, यहाँ दिया गया या यहाँ दिया, एक एंगल की हमें और जरूरत पड़ती है। जब तक हमें एंगल नहीं दिया होता, हम बाकी जो 2 साइड्स है, 2 भुजाएं हैं, उनके नाम हम नहीं बता पाते। एक हमें एंगल देना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ वाला दे दे चाहे यहाँ वाला दे दे। जब तक वो नहीं देगा तब तक आगे काम नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए ये वाला एंगल हमें दे दिया और ये एंगल हमें दे दिया थीटा। तो जैसे ये एंगल दिया, एंगल देते ही एंगल के जस्ट सामने, देखिए 90 डिग्री जो है उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसको कर्ण कहते हैं। और जो एंगल आपको दिया है, चाहे ऊपर दिया चाहे नीचे दिया, जहां भी दिया है, उस एंगल से आप सीधी एक लाइन खींचिए, उसके सामने वाली जो साइड है उसे देखिए, और सामने वाली साइड को देखिए। जो सामने वाली साइड है इसको लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। अब अपने आप ही लंब हो चुका, कर्ण हो चुका, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हो चुका, तो जो नीचे बचता है उसे आप आधार कहते हैं या बेस कहते हैं। तो रिपीट कर रहा हूं, अगर ये एंगल यहाँ ना होकर यहाँ होता, तो अगर ये एंगल यहाँ होता तो ये बेटा लंब होता, ये परपेंडिकुलर होता, और ये आधार होता, बेस होता। चेंज हो जाता है बिल्कुल, जैसे ही आप ये चेंज करेंगे, चेंज करते ही एंगल यहाँ के बजाय यहाँ ले लेंगे, तो ये जो लंब और आधार है आपके, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। लंब यहाँ पहुँच जाएगा, आधार यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि बिना एंगल के ये सेट नहीं होते। हाँ, ये अपनी जगह पड़ा रहता है, जो है सो है, ये नहीं बदलता, लेकिन ये बदलता है। ठीक है, अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में अगर हम 2 साइड्स को लें और उनका अनुपात निकाले, रेशियो निकाले, तो फिर कई चीजें बन के आती है, जिसे कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात।
जिन्हें हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये जो अनुपात है बेटा ये 6 होते हैं, ये 6 होते हैं। इन 6 के मैं आपको नाम बताता हूँ पहले और फिर बताऊंगा कौन क्या है। सबसे पहले का नाम होता है साइन, SIN। अब आप सोचेंगे सर ये तो SIN ही होता है, ये कहाँ से आ गया? थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको सबके नाम पता चल जाएंगे। साइन, दूसरा होता है कोसाइन, ये इतना बड़ा कैसे हो गया? CUS ही तो होता है, SIN कैसे हो गया? तीसरे का नाम होता है बेटा टेंजेंट, चौथे का नाम होता है कोटेंजेंट। अब आपको अगर अजीब लग रहा है तो बेटा एक्चुअली आप जो नाम पढ़ते हैं ना वो छोटे होते हैं, इतने बड़े बड़े नाम कौन रखेगा, इसलिए क्या किया गया कि जो पहले 3 अक्षर हैं वो लिए गए, तो इस तरीके से इनके जो नाम है वो छोटे हो गए। आप देखिए, ये देखिए SIN, इसको इतना सा ही लिया गया जिसे साइन बन गया। इसको CUS, ये 3 अक्षर लिए गए, ये आपका कोस बन गया। इसका मतलब ये नहीं है कि इनका नाम छोटा है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी का नाम जो है वो माही हो गया, तो महेंद्र सिंह धोनी MAH को ले लिया तो माही, फिर आई ले लिया गया, तो महेंद्र सिंह धोनी माही बन गया। तो सेम वैसे ही जो छोटे नाम हो जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े जब नाम होते हैं तो आप पुकारने में दिक्कत आती है, तो आप उसको छोटा कर लेते हो, तो ये छोटे हो गए। अब यहाँ देखिए, इसको 10 ले लिया गया, इसको कोट हो गया, ये कोट हो गया, पहले 3 अक्षरों को लिया गया। अब सेक में 3 अक्षर ये ले लिए सेक। अब यहाँ देखेंगे तो 3 अक्षर में दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अगर मैंने यहाँ 3 अक्षर लिए तो कोस, तो ये कोस, ये भी कोस है, ये भी कोस है, तो कोस कोस एक जैसे हो जाएंगे। तो इसमें क्या करना पड़ा कि 3 अक्षर को ना लेके आगे 2 अक्षर और जोड़े गए ताकि ये अलग दिखाई दे, वरना तो दोनों का नाम सेम हो जाएगा। तो इसको कोस एक कहा गया, कोसेक। समझ गए ना कहानी क्या है? देखिए हिस्ट्री है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी पढ़ी है, मज़ा भी आएगा, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अलग भी पढ़ेंगे तो याद दिमाग में ज़्यादा रहता है, दिमाग को अटपटी चीज़ें जो है वो ज़्यादा याद रहती है। अब आपने सीधा साइन पढ़ लिया, सीधा कॉस पढ़ लिया, तो भूलने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब आपको ये चीज़ें, आप अपने बाकी जो स्टूडेंट हैं, आपके जो बाकी साथ वाले लोग हैं, उनसे ज़्यादा एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने तो यही माना कि SAN साइन होता है, CUS साइन होता है। ये बेटा इनके छोटे नाम है, एक्चुअल नाम तो इनके ये है, और ये इनके छोटे छोटे नाम किए गए। और अब आपको ये भी पता चला कोस सीकेंट जो है उसको अगर 3 अक्षर में लिखा जाता तो कोस कोस 2 हो जाते। उस 2 को बचाने के लिए एक जैसा नाम ना हो, क्योंकि ये तो कोस हो चुका, तो इसको थोड़ा सा EC जो है वो और ऐड कर देगा, तो कोसेक बन गया। ये इस तरीके से कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद में अपने पास ये टोटल जो है ये 6 आइडेंटिटीज है, ये 6 जो है रेशियो है, जिसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ये 6 अनुपात हमारे पास टोटल है। एक का काम हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ पे थीटा जो है वो एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल जो है ये थीटा अगर ले लें तो हमारे पास 6 हो गए। देखिए, एक तो हो गया साइन थीटा, फर्स्ट वन साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा हो जाता है टेन थीटा, और बाकी फिर 3 के उल्टे होते हैं, इनवर्स होते हैं। 10 का उल्टा होता है कोट थीटा, ये देखिए ये ना कोट, ये कोट इसका था। कोसेक का होता है सेक, और साइन जो होता है उसका कोसेक। तो साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये उसका उल्टा। अच्छा, साइन जो होता है वो होता है लंब बटाकरण, लंब बटाकरण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, P/H। कोस जो होता है वो होता है बेटा आधार बटाकरण, बेस बटा हाइपोटेनस। टेन जो होता है वो होता है लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट जो होता है वो बेटा टेन का उल्टा होता है, तो ये टेन रहा, इसको आप उल्टा कर दीजिए, ये कोट बन जाएगा। तो आधार ऊपर, ये B/P। जब आप सेक पे आते हैं तो कोस का उल्टा करते हैं तो कर्ण ऊपर हो जाता है, आधार नीचे हो जाता है, ये इसका उल्टा होता है तो H/B हो जाता है। फिर कोसेक की जब बारी आती है तो आप इसका उल्टा कर देते हैं, कर्ण बटा लंब, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बन जाता है। अब जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं वो बच्चे इनको ऐसे याद करते हैं, लाल बट्टा कक्का करके। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं वो बेटा इसको ऐसे याद करते हैं, लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का का मतलब होता है ये पहला हो जाता है, ये जो पहला है ना L/K, लंब बटा कर्ण, ये साइन को दर्शाता है। दूसरा जो हो गया वो कॉस को दर्शाता है, और तीसरा जो होता है वो टेन को दर्शाता है। इससे क्या उसे याद करना आसान हो जाता है। फिर 6 इसके उल्टे होते हैं, उनको उल्टा कर लेते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, जैसे मैं जो शुरुआत में था इंग्लिश मीडियम स्कूल में था, तो हमें जो पढ़ाया जाता था वो पढ़ाया जाता था इस तरीके से, PBPHHB। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कैसे पढ़ाया जाता है, हमें ऐसे पढ़ाया जाता था कि PBPHHB। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, बेस मतलब आधार, और P परपेंडिकुलर मतलब लंब, और H मतलब हाइपोटेनस यानी कर्ण।
तो हमें ये पढ़ाया जाता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, P फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो P फॉर पाकिस्तान, B भूखा, P फॉर प्यासा, H फॉर हिंदुस्तान, हरा मतलब H और B से भरा, तो PBPHHB। तो बेटा देखिए, हर हिंदी मीडियम वाले याद करने के लिए अपना तरीका अपनाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले अपना याद करने का तरीका अपनाते हैं, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या अपनाया है। कुल मिलाकर आपको याद है ना, बस आपका काम हो गया। चलिए आगे आते हैं टेबल। टेबल जो है वो हमें समझनी होगी। टेबल के अंदर जो टोटल एंगल होते हैं वो 5 एंगल होते हैं। एक होता है 0 डिग्री का, दूसरा होता है हमारा 30 डिग्री का, तीसरा होता है 45 डिग्री का, और उससे अगला होता है 60 डिग्री का, और फिर 90 डिग्री का। ठीक है, आप इन्हीं सब एंगल्स को, ये डिग्री में लिखे हुए हैं, आप इन्हें चाहें तो रेडियन में भी लिख सकते हैं, इन सभी को आप रेडियन में भी लिख सकते हैं। रेडियन में आप पाई में लिखते हैं, पाई की फॉर्म में लिखते हैं। पाई जो होता है बेटा, पाई की वैल्यू 2 होती है। पाई की वैल्यू एक तो होती है 3.1415 डैश डैश डैश, ये चलता रहता है। एक होती है 180 डिग्री। अब आप सोचेंगे एक ही नंबर के साथ 2 वैल्यू कैसे हो गई, 3.1415 कैसे हो गया और 180 डिग्री कैसे हो गया। तो इसे ऐसे समझिए बेटा, आप बीकानेर से जयपुर जा रहे हैं, आप बीकानेर से अपनी गाड़ी लेके जयपुर जा रहे हैं। अब यहाँ 2 तरीके से हो सकते हैं। बीकानेर से जयपुर की जो दूरी है, जो गैप है, बीच का जो डिस्टेंस है, वो 2 तरीके से बताया जा सकता है। किसी ने आपको बताया 600 किलोमीटर, कि बीकानेर से जयपुर जो है वो 600 किलोमीटर है, और एक आदमी ने बताया कि 377 माइल। क्या लगता है, वो अलग अलग बता रहे हैं कि ये अलग अलग गलत है? तो जवाब है नहीं। एक ने बेटा किलोमीटर में जवाब दिया है और दूसरे ने माइल में जवाब दिया है। माइल और किलोमीटर जो है वो दूरी नापने के 2 तरीके हैं। किलोमीटर अपने हिसाब से नापता है, माइल अपने हिसाब से नापता है। तो अगर वो किलोमीटर में बोल रहा है तो बिल्कुल सही बोल रहा है, 600 ही बोलेगा। किलोमीटर में बोलेगा तो 600 बोलेगा, और माइल में बोलेगा तो 377 बोलेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर जो होता है वो लगभग 0.62 माइल होता है। माइल जो होता है 1 किलोमीटर बराबर होता है 0.62 माइल। तो ये फ़र्क है। तो अगर आप किलोमीटर में लिख रहे हैं तो माइल में थोड़ा सा अलग आएगा, क्योंकि माइल अलग तरीके से नापा जाता है, किलोमीटर अलग तरीके से नापा जाता है। अब आपको एक चीज़ और समझाते हैं। आप कभी केक लेने गए होंगे, कभी जन्मदिन आपने मनाया है, कभी आप गए हों तो आप केक लेके आए होंगे। तो केक में आपने देखा होगा, केक को जो केक वाला होता है वो किलो में नहीं बताता, क्योंकि केक क्या किलो में नहीं नप सकता, लेकिन वो पौंड में नापते हैं। अब अगर आप केक लेने गए, आपने कहा कि भाई मुझे आपको पौंड का समझ नहीं है, आपने कहा मुझे 3 किलो चाहिए, मुझे 3 किलो का केक चाहिए। तो आपने कहा कि मुझे 3 किलो का चाहिए, और उसने कहा कि अच्छा तो आपको 6.6 पाउंड का चाहिए। अब आपने कहा कि मुझे 6.6 पाउंड का नहीं चाहिए, मुझे 3 kg का चाहिए। वो कह रहा अच्छा तो आपको 6.6 पाउंड का चाहिए। अब बताइए, आप आपस में माथापच्ची करने लगेंगे, यार मैं 3 किलो बोल रहा हूँ, तू 6.6 पाउंड बोल रहा है। अब जब आप समझेंगे तो पता चलेगा, जिसे केजी में 3 कहते हैं उसे पाउंड में 3.3 कहते हैं, क्योंकि जो 1 kg होता है उसे जब पाउंड में बोला जाता है तो वो 2.2 हो जाता है। इस वजह से जब आप केजी में 1 बोलेंगे तो वो पाउंड में 2.2 हो जाएगा। इस वजह से 3 kg जब आपने बोला वो तो 6.6 पाउंड में हो गया। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आपको समझना पड़ेगा कि एक ही चीज़ को आप 2 तरीके से नाप सकते हैं। किस में नापते हैं उसके हिसाब से आपका आंसर बदल जाता है। अगर पाई को आप रेडियन में पूछ रहे हैं तो रेडियन में बेटा वो इतना होता है 3.1415। लेकिन अगर आप डिग्री में पूछ रहे हैं तो रिपीट कीजिए, मैं आपसे किस में पूछूंगा उसके हिसाब से आप आंसर दोगे। मैं पूछूंगा बताओ पाई रेडियन में कितना है, तो आप 180 बोले तो गलत है। अगर मैं पूछूंगी पाई जो है वो रेडियन में कितना है तो आप 180 बोलेंगे तो गलत है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि मैं किस में पूछ रहा हूँ, रेडियन पूछ रहा हूँ तो रेडियन बताइए, डिग्री में पूछ रहा हूँ तो डिग्री में बताइए, तब वो सही होगा। समझ गया आप बात। तो 0 जो है 0 ये सब डिग्री में, इन सबको अगर पाई में आप लिखना चाहते हैं, मतलब आप रेडियन में लिखना चाहते हैं, और रेडियन में 0 ये हो गया आपका पाई बाई 6, ये हो गया आपका पाई बाई 4। आप पाई की जगह 180 रख के चेक कर सकते हैं। 180 डिवाइडेड बाई 6, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा। तो आप आराम से चेक कर सकते हैं कि ये एकदम सही है। ये लीजिए, ये हो गया। ठीक है, चलिए ये 5 एंगल है। इन 5 एंगल पे टेबल कैसी बनती है वो देखिए। ये आपकी बेटा टेबल है। अब आप थोड़ा सा सरप्राइज होंगे कि ये मेरी टेबल है और बाकी कहाँ गए। तो बेटा बाकी होते ही नहीं है। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, बाकी नहीं होते। सब कुछ साइन से ही जुड़ा होता है, साइन में ही सबको आपको चेंज करना पड़ता है, साइन से ही सब कुछ बन जाता है। साइन से आप कॉस बना सकते हैं, टेन बना सकते हैं, कॉट सेक कोसेक। आपको पूरी टेबल याद नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ साइन की जो टेबल होती है मेन वो याद करनी पड़ती है। बाकी टेबल अपने आप उसके साथ जनरेट हो जाती है। देखिए साइन का और कॉस का जो रिलेशन होता है वो 90 डिग्री का होता है।
जिसे साइन में आप 30 डिग्री बोलते हैं, कॉस में उसको 60 डिग्री बोलते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। सपोज कीजिए, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जब भी आपको कॉस का वैल्यू आपको निकालनी हो, सपोज कीजिए आपको कॉस 30 की वैल्यू निकालनी है, कॉस 30 निकालनी है, इनमें 90 का रिलेशन है, आप इसको हर टेबल को आप साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? देखिए कॉस 30, ये याद करने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि आप अब 12th क्लास में आप बार बार टेबल नहीं बनाएंगे, बनानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब टेबल बनाने का टाइम गया। अब आप 12th क्लास में आपको वैल्यू आधी तो आपको याद होगी, कई बच्चों को तो पूरी टेबल ही याद है, तो उन लोगों के लिए तो ये कुछ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कोई काम का नहीं है। लेकिन जिन लोगों को टेबल नहीं पता है और जो कुछ नया सीखना चाहते हैं वो ऐसे सीखिए कि देखिए नया तरीका बता रहा हूँ आपको। कॉस 30 है, कॉस 30 को साइन में चेंज कर लीजिए, 90 माइनस कर दीजिए, 90 में से 30 का कितना हो गया 60, और साइन 60 की वैल्यू साइन वाली टेबल √3/2। इस तरीके से जब भी आपको कॉस की वैल्यू पता करनी हो तो कॉस की वैल्यू मत करिए, कॉस का जो भी एंगल है उसको 90 माइनस कर दीजिए, साइन में कन्वर्ट कर लीजिए और पता कर लीजिए। समझ रहे हो आप बात को? तो यहाँ जो फॉर्मूला हम काम में ले रहे हैं वो ये है कि जब भी आपको कॉस थीटा पता करना हो तो आप कॉस थीटा पता करने के बजाय साइन 90 माइनस थीटा कर लीजिए, वो थीटा 90 में से घटा के साइन में जो वैल्यू है वो पता कर लीजिए, तो इससे आपको कॉस की वैल्यू पता चल जाएगी। काम हो गया। टेन की वैल्यू जो है वो बेटा आप साइन और कॉस की दोनों की वैल्यू निकालने के बाद टेन की वैल्यू आप ऐसे निकालेंगे, साइन अपॉन कॉस करके, साइन डिवाइडेड बाय कॉस। साइन की कॉस की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, साइन की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट याद होगी, तो साइन और कॉस को डिवाइड कर दीजिए, टेन की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए जैसे समझाता हूँ। मान लीजिए आपको tan 30 की वैल्यू चाहिए, तो tan 30 का मतलब क्या हुआ, साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस 30। ठीक है, और हमें पता है साइन 30 कॉस 30 जो होता है वो साइन में क्या होगा, साइन में 60 होगा, साइन 60, क्यों 90 में से 30 माइनस कर दीजिए 60, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये 1 लेंगे। बिल्कुल बेटा, डायरेक्ट पहले दिन याद नहीं होते, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो धीरे धीरे आपको टेबल याद रहने लग जाते हैं। जैसे 1045 एक होता है, अब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, 1045 एक होता है, कोट 45 एक होता है, साइन 90 एक होता है, तो ये धीरे धीरे जब आप बार बार यूज करते हैं ना तो आपको याद रहने लग जाते हैं। ठीक है ना, और ये भी जो भी लग रहा है आपको लेंदी, ये लेंदी नहीं है, जैसे जैसे आप इसको यूज करेंगे आपका टाइम कम होता जाएगा। आप पहली बार यूज करेंगे, हो सकता है मान लीजिए 1 मिनट लग गया, लेकिन जब वही वैल्यू आप सेकंड टाइम निकालेंगे तो 30 सेकंड में आ जाएगी, और वही वैल्यू जब आपको 30वीं बार जरूरत पड़ेगी तो 10 सेकंड में आ जाएगी, और चौथी बार जब वही वैल्यू अगर आपको जरूरत पड़ गई तो आपको 3 या 4 सेकंड लगेंगे, और 5वीं बार अगर वही वैल्यू की आपको जरूरत पड़ी तो आपको याद हो चुकी होगी कि उसकी वैल्यू क्या, आप निकालेंगे नहीं। tan 30 की वैल्यू 1/d, जैसे मुझे याद है tan 30 और tan 60 बड़े ही प्यारे नंबर है, tan 30 और tan 60, ये दोनों ही मुझे अच्छे से याद है। 10 की टेबल तो मैं अकेले याद रखता हूँ, क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आपका tan 30 कितना है, अभी आपने निकाला है 1/√3, इसको पलट दीजिए, ये 60 हो जाएगा, बड़ा ही प्यारा है। ऐसे ही आप tan पे आ जाइए 0 पे, tan 0 और tan 90, tan 0 पे सबसे छोटा 0, tan 90 पे सबसे बड़ा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नंबर, यूनिवर्स का सबसे बड़ा नंबर, इन्फिनिटी हो गया। और 1045 पे दुनिया का सबसे प्यारा नंबर, 1045 पे दुनिया का सबसे प्यारा नंबर, सबका मालिक एक, कहते हैं ना चाहे आप कोई धर्म से हो, मालिक तो सबका एक है, और वो 1045 है। ये लीजिए, तो 10 की टेबल तो भाई ऐसे याद हो गई, ये लो काम ही खत्म। 10 की तो बनाने की, ये भाग देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कॉस के लिए तो जब भी ये साइन में बदलिए सबसे आसान तरीका है। बाकी अगर कोई और आ जाए, कोसेक आ गया, कोट आ गया, अगर ये कुछ भी आ जाते हैं, मान लीजिए कोसेक आ गया, कोसेक 60 आ गया, तो आपको पता है कोसेक 60 को कौन याद करेगा, हम तो 1/sin 60 याद करेंगे, क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है 1/sin 60, तो sin 60 हो गया √3/2, पलट के 2 ऊपर √3 नीचे, ये लीजिए भाई आ गया आंसर। तो इस तरीके से जो बाकी बचे हुए हैं उनको तो आपको सिर्फ पलटना है और अपना काम निकाल लेना है। आइए और ट्राई कर लेते हैं। sec 30 मीन्स 1/sec, इसका उल्टा होता है कोसेक का, तो sec cos का उल्टा, तो ये हो गया cos 30। cos को साइन में बदलिए, क्योंकि साइन cos को तो मैं याद ही नहीं करता, मैं तो हमेशा साइन को याद रखता हूँ। sin 60 कितना हुआ 1/, और बेटा अगर आपको चेंज करना हो तो आपको पता होगा कोसेक और सेक भी दोनों भाई होते हैं 90 डिग्री पे, जैसे साइन और कोस चलते हैं ना, वैसे कोसेक और सेक भी 90 पे चलते हैं। कोस का 30 पर मान, कोसेक का 30 पर, सेक का 60 पे,
तो इनका भी 90 का रिलेशन चलता है। अगर एक का मान आपको पता है, अगर आपको ये पता है कि कोसेक का 30 पे कितना है, तो जो कोसेक का 30 पे होगा वो सेक का 60 पे होगा, क्योंकि दोनों का 90 होता है। 90 का रिलेशन चलता है दोनों भाइयों का। और कोसेक में अगर 0 है तो सेक में वो क्या होगा 90, जैसे साइन कॉस में होता है। अगर कोसेक में 90 है तो सेक में 0 होगा। और 45 तो भाई सबका ही बराबर है, चाहे वो कोसेक हो चाहे वो सेक हो, क्योंकि दोनों एक जगह आ जाते हैं, दोनों एक जगह आ जाते हैं। इसलिए 45, अगर कुछ तो टेबल की वैल्यू इतनी प्यारी है कि ऐसे ही याद रह जाती है, जैसे साइन 45 कोस 45 दोनों बराबर है। आपको कभी भी जब 45 डिग्री की बात आए तो आपको घटाने की उठाने की जरूरत ही नहीं है, जो साइन 45 है वही कोस 45 है। साइन 45 कोस 45 दोनों एक है, 1/√2। जब आप सेक 45 और कोसेक 45 की बात करें तो वो दोनों बराबर है, सेक 45 और कोसेक 45 ये दोनों बराबर है। और जैसा कि ये इसके उल्टे होते हैं तो वो √2 हो जाएगा। और tan 45 को भी मैंने बता ही दिया, सबका मालिक एक है। ये लीजिए, ये 45 वाला खाना आपको याद हो गया। तो बड़े आसान टेबल, एक दूसरे को चेंज करिए और करिए, प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी सी, आपको याद हो जाएगा। टेबल बना लीजिए, अगर ज़्यादा इशू कोई दिक्कत है तो टेबल बना लीजिए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको याद कैसे रहे ये इंपॉर्टेंट है। कोई तरीका हो, मैंने अपना तरीका सजेस्ट किया आपको, ऐसे याद रखेंगे तो थोड़ा आपको कम लिखना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अब टेबल बनाना बुरा लगता है। 12th क्लास का बच्चा अगर टेबल बनाता है तो बड़ा अजीब लगता है, यार 12th क्लास में पढ़ रहा है टेबल बना रहा है, पागल। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा ये आप देख लें, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ गई होगी। हाँ, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अगले लेक्चर से हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।